गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज भी मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई थी। पर आज ना मेरी बल्ले बल्ले है, मतलब आज मैं खुश थी क्योंकि मुझे कम खाना बनाना है। वो इसलिए क्योंकि आज सबके लिए नॉनवेज बन रहा है। बट मैं और दादी हम दोनों नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं। तो बस सब्ज़ी ना अपने और दादी के लिए बनानी है मुझे। हाँ, बट रोटियां सबके लिए बनानी पड़ेंगी, पर कोई बात नहीं। फिर भी किचन का काम आज मेरा कम है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो आज थोड़ा कम काम करना है। और आप में से बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि दी आपको कभी हमने नॉनवेज बनाते नहीं देखा है। तो वो इसलिए भी क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ और इन फ्यूचर भी मैं कभी बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि हम किसी जानवर को मार के उसको अपना फूड बना लें। लेकिन हाँ, बाकी सब लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो मैं हर किसी के चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ऑफेंड मत होइएगा कि मैं आपको कह रही हूँ या कुछ भी। ये बस मेरी अपनी थिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी है या मैं उनको गलत नज़रिए से देखती हूँ। और आज ना मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, एकदम झारखंडी स्टाइल से, क्योंकि मैं झारखंड में पली बड़ी हूँ। तो उधर का जो खाने का स्टाइल है ना वो अलग है, और यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है नवादा में, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से खाना बनाते हैं। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ऐसा खाना बनाऊँ कि मेरे ससुराल वालों को भी पसंद आए और मुझे भी पसंद आए। बट मैं ज़्यादा ध्यान इसका रखती हूँ कि उनको पसंद ज़्यादा है। और पता नहीं, हाउसवाइफ्स का दिमाग शायद ऐसा ही होता है कि वो ज़्यादातर इसकी केयर करती है कि परिवार वाले को सब कुछ पसंद आए, अपनी पसंद को हम कहीं ना कहीं थोड़ा दबा देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो चलो यार एकदम अपनी पसंद से बनाते हैं और खाते हैं। और रही बात दादी की, तो दादी उतना डिमांड नहीं करती कि मुझे ऐसा खाना है या वैसा खाना है। दादी को जो मिलता है दादी खा लेती है। और मैं आपको अपनी दादी के बारे में ना एक बहुत मस्त बात बताने वाली हूँ। उनकी एज इतनी हो गई है लेकिन फिर भी मतलब वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न है सोच से, मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं रांची में रहती थी ना केवीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो सब लोग तो मुझे कहते ही थे कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कितने दिन रहोगे। बस दादी थी ना वो मुझे सपोर्ट करती थी। और जब दादी बोल देती थी घर में कि मतलब सब यहाँ पे मुझे कन्हैया बोलते हैं, तो जब दादी बोल देती थी ना कि कन्हैया पढ़ने गई है तो उसको पढ़ने दो, नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर घर वाले भी शांत हो जाते थे। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं दादी के सामने अपनी बात को रखूँ, क्योंकि दादी जब बोलती थी ना तो फिर बाकी लोग भी अपोज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि सबसे सीनियर मेंबर घर की तो दादी ही हैं। और ये जो मैंने बिहार प्राइमरी टीचर वाला एग्ज़ाम दिया था ना, तो जब एग्ज़ाम से वापस आई थी देखे, तो दादी मेरे से पूछ रही थी कि एग्ज़ाम अच्छा गया ना, और ये कह रही थी कि इसके बाद तो जॉब हो जाएगा आपका। तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब दादी को क्या ही समझाऊँ कि इसमें बीएड और डीएलएड का क्या क्या हो रहा है। दादी को उतना समझ भी नहीं आएगा, बट अंदर से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो उनकी एज भी बहुत हो गई है और प्लस कि वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करती हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं तो मैं भी उनके लिए कुछ करूँ, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। आई होप कि ये जो एग्ज़ाम होगा बिहार टीचिंग एग्ज़ाम 6 to 8 और 9-10 वाला, इसमें कोई बाधा ना आए, ये एग्ज़ाम एकदम स्मूथली कंडक्ट हो जाए। और कंडक्ट होने के बाद जैसे प्राइमरी वालों को जॉइनिंग लेटर दिया जा रहा है हमारे हाथ में भी आ जाए, तब हम भी मतलब एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। और जितने भी बीएड स्टूडेंट थे ना जिनको प्राइमरी से बाहर किया गया, उनके घर में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही माहौल होगा कि देखिए, जब कोई एक बच्चा तैयारी करता है ना जॉब की, तो पूरा परिवार वेट करता है उसके लिए। और जब वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है बाहर, तो सिर्फ वो स्टूडेंट सफ़र नहीं करता है, पूरा का पूरा परिवार सफ़र करता है। और ये देखिए, छत पे जो हमारे यहाँ फूल लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ आती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनका वीडियो ले लेते हैं। और बहुत दिनों के बाद मैंने इतनी सुंदर तितली देखी है। अदरवाइज़ तो तितली के नाम पे अभी तक मैं ड्रैगन फ्लाई ही देख रही थी, बट आज बहुत मज़ा आया इसको देख के। कल ना मुझे एक कमेंट आया था जिसे मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड लिखती हैं कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट उनके हस्बैंड को उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जॉब से मतलब है। और वो कहते हैं कि उनके जो सास ससुर है वो भी उनके हस्बैंड को उनके खिलाफ़ भड़काते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उनको डीमोटिवेशन होता है। ये बात तो है कि जो मैरिड लाइफ होती है ना, इनमें ये छोटे छोटे बातें बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाती हैं, हमें डाइवर्ट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का टेंशन बहुत ज़्यादा लगा रहता है। किसी चीज़ को आप एक दिन इग्नोर कर सकते हैं, बट उस चीज़ को आप हर दिन इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी आपके अंदर का गुस्सा जो है वो फूट जाता है और फिर घर में और मतलब
अनबन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं आपको एक ही चीज़, मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप एकदम साधु महात्मा संत बन जाइए। मैं आपको बस एक चीज़ कहूँगी कि आप अपने ऊपर अटेंशन दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। क्योंकि पता है लाइफ में हम इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं शादी के बाद कि हमें लगता है कि बाकी लोगों का ध्यान रखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए और टाइम मिले तब पढ़िए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसके साथ 8 से 10 घंटा अब भी आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने लग जाएंगे, फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देने लग जाएंगे, तो देखिएगा आप हैप्पी रहने लग जाएंगे। और जब आप खुश रहने लग जाएंगे ना, तो आपको किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अटेंशन अगर आपका खुद पे रहेगा ना, तो लोग आपको अटेंशन देंगे। लेकिन अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि ये मुझे ज़्यादा अटेंशन दे, बाकी लोग मुझे ज़्यादा, मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, तो फिर हम वही सोचते रह जाएंगे और अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि किसी स्पिरिचुअल गुरु को पकड़ लीजिए, क्योंकि उनकी वजह से लाइफ बहुत आसान होती है। अगर आप कहीं जाकर किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप बीके शिवानी को फॉलो कर लीजिए। उनकी बातें हमेशा ऐसी ही होती है ना कि आपके मन का समाधान हो जाएगा। आपको आगे क्या करना है ज़िंदगी में वो भी पता चल जाएगा। मैं आपको एक सीरीज़ मतलब सजेस्ट करूँगी, बीके शिवानी के यूट्यूब पे है, बीइंग डिवाइन। उसमें 90 वीडियोज़ हैं। वो 90 वीडियोज़ को मैं लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने उन 90s वीडियो को फॉलो किया तो उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी अलग हो गई। मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप बीके शिवानी को फॉलो कीजिए और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हे फ्रेंड्स, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप किसका बैच परचेज़ करेंगे, तो मैंने पहले भी सोचा था कि 9-10 के मैथ्स के लिए मैं प्लेटफॉर्म का बैच परचेज़ करूँगी और 6 to 8 के लिए, 6 to 8 मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस, तो उसके लिए मैं ऑफिसर्स अकेडमी का बैच परचेज़ करूँगी। बट ऑफिसर्स अकेडमी में तो बैचेस स्टार्ट होंगे 27 सितंबर से। तो प्लेटफॉर्म का मैंने आज ही बैच परचेज़ कर लिया। मुझे लगा कि मतलब इसमें कुछ वीडियोस अगर पढ़ाए हुए होंगे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा कुछ पढ़ाई मेरा हो जाएगा। बट अभी बैच परचेज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, केवल 2 वीडियो ही अपलोडेड है 9th और 10th के लिए। और अभी कुछ वैसा दिखा भी नहीं रहा है कि लाइव क्लासेस कब होंगी या कुछ भी। मुझे लगता है कि ये भी कुछ दिनों के बाद से क्लासेस लेना शुरू करेंगे प्रॉपरली। तो देखते हैं कि आगे ये कब से अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो यहाँ पर 2 वीडियो अपलोडेड हैं उनसे मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि कल मैं ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ और ऐसे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और मुझे कितना आता है। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। ये सर भी तो मतलब क्लास 10th का ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे एकदम बेसिक लेवल से, और अभी तो एक ही वीडियो इनकी अपलोडेड है, तो उसको देखकर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। कुछ एकदम बेसिक सिखा रहे थे कि sin थीटा = p/h होता है, tan थीटा = p/b होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, तो मैंने इनकी वीडियो को ना बाद में पूरा एकदम स्पीड चला दिया और देख लिया। और इसके बाद फिर मैंने जो RS अग्रवाल का बुक डाउनलोड किया था, वहाँ से फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि RS अग्रवाल का बुक कहाँ से डाउनलोड किया। आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पे बस लिखिए कि RS अग्रवाल बुक, तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। तो आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको वो बुक एकदम फ्री में मिल जाएगी। और प्लस कि ऐसा नहीं है कि उसके सॉल्यूशन केवल आपको मिलेंगे, पूरा बुक ही मीन्स कि उसका एग्जाम्पल जो है चैप्टर को कैसे एक्सप्लेन किया गया, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो वहीं से मैं मैथ्स बना रही हूँ अभी। बहुत लोग सजेशन भी दे रहे थे कि SSC एडवांस का आप बैच परचेज़ कर लीजिए, तो मैं ये ज़रूर नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आपका 9-10 का एग्ज़ाम का, तो उसमें मुझे लग रहा था कि पूरा का पूरा मतलब NCERT को फॉलो किया गया है अच्छे से। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इतना भी कर लूँगी क्लास 9-10 का सिलेबस अच्छे से, तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि उससे हाई लेवल का तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो फाइनली अब मैं शुरू करूँगी अपना थर्ड स्टडी स्लॉट। और यहाँ पर मैं हंस रही थी इसलिए ना, क्योंकि जब भी मैंने मतलब फ़ोन से टाइम दिखाया कैमरे में, मेरा फ़ोन 2-3 बार मतलब नीचे गिर गया, तो मुझे हंसी आ गई, इसलिए मैंने टाइमर ऑन करते हुए आपको दिखाया ही नहीं। तो अभी थर्ड स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ फ़िज़िक्स, और यह है क्लास 9th का बुक और एस चंद की बुक है। तो फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रही हूँ। और देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि मुझे लगता है कि अगर साइंस से क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सब चैप्टर्स को भी ऑब्वियस सी बात है कवर करेंगे, क्योंकि अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो 40 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही साइंस से आ जाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं रीड कर ले रही हूँ। वैसे इसमें देखिए रीड करने वाला कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें आपको समझना था कि मोशन के 3 लॉ होते हैं, जो होता है आपका S = UT + ½ AT² v² - u² = 2as। ये तीनों आपका थ्योरम को अच्छे समझाया हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके पीछे न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हुए थे। तो मैं ना फिज़िक्स जैसे पढ़ रही हूँ तो मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगी, ऐसे नहीं रहूँगी कि बस रीडिंग कर लिया। तो बताइए लॉ ऑफ मोशन में क्या ही रहेगा रीड करने के लिए, ऐसा कुछ बहुत सारा फैक्ट भी नहीं है जो कि आपको जानना है। बट हाँ, मान लीजिए बहुत सारे कर्व आपको सीखने हैं कि स्ट्रेट लाइन कर्व है तो कैसा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर एक एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है आपका डी एक्सेलरेशन, तो उसका कर्व कैसे बनता है। तो इसमें आपको मेनली यही पढ़ना था कि कर्व कैसे होते हैं और प्लस की न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो फाइनली मेरा 3rd स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद मैं दिया दिखाने चली जाऊंगी और फिर जो भी शाम का रूटीन है एज़ यूजुअल खाना बनाओ वो सब करने चली जाऊंगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।